नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, जैसा कि आपका पेपर अब ख़त्म हो गया है तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या जो है कि आपने पेपर में किस तरीके से किया है। ऐसा मान सकते हैं कि पेपर जो है कि बहुत इजी नहीं था और कठिन था। और उसके बाद जो है कि यानी इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, या फिर हाँ, ये चीज़ था कि पेपर जो है कि थोड़ा लेंदी था, क्वेश्चंस जो है कि थोड़ा बड़े थे पेपर टू के अंदर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग आंसर की को देख लेते हैं, यानी डिस्कस कर लेते हैं किसको, सीटीपी पेपर टू का। ठीक है, तो सभी लोगों का उम्मीद करते हैं कि पेपर जो है कि अच्छा ही गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी ही, कम समय में, कि क्या जो है कि आपने सही करके आया है और क्या चीज़ें सही होनी चाहिए थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। फटाफट वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था यहाँ पे कि डिसलेक्सिया इज डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर एबिलिटी टू, यानी कि पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया से क्या रिलेटेड है और किस क्षमता को जो है कि क्या प्रभावित करती है, इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तांत्रिकी या न्यूरोलॉजिकल, यानी ध्वनियों को प्रतीकों के साथ जोड़ने से। यानी अपठन वैकल्य में क्या होता है, वो पढ़ने में कठिनाई होती है। तो आपका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड इसका बनेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अभिकथन क्या है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं कि अब विकास जो है अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि पाठ्यपुस्तकों और वीडियो में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये आपका मिलेगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका समावेशी कक्षा से है। तो यहाँ पर दिया है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में जो है अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। उसके बाद दिया है कि जो समावेशन का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी जो है व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर क्या दिया है, मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका ए, ये सही है। और जो है कि आर क्या है, गलत है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र जो है अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में क्या है, परेशानी होती है। और निम्नलिखित में से कौन सी जो है रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 आपका स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को क्या देना, टाइमर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या दिया है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ जो है कि शिक्षक क्या है, चिंतनशील हो। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित रहने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ध्यान ध्यान देना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देख लीजिए क्या है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये आपका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही हो जाएगा, पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो है कि बिल्कुल पॉइंट सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि छात्र जो है अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो दिया है वाइगत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा कि आलंबन के माध्यम से जो है छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बन जाएगा। ठीक है, कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका कि ले वाइगोस्की के अनुसार
बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा क्या? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, कि अधिक जानकर अन्य और अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब बच्चों कोई बच्चा मध्यकाल या मध्यावस्था या किशोरावस्था में जो है कि क्या करता है, प्रवेश करता है। तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद विकास जो है प्रकृति में निरंतर होता रहता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 क्वेश्चन नंबर है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन किस तरीके का होता है। तो बिल्कुल बात सही है यहाँ पे कि गतिशील होता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। तो ऑप्शन जो है एक बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हाँ, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आलोक निम्नलिखित जो है कि व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर की पहचान में भ्रमित होना, या किससे संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है कि दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं, इस वजह से वो ऐसा जो है कि हरकतें कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है। 18 में क्या है कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो बिल्कुल बात सही है यहाँ पे जो है राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल को और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीज गणित और गणना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका मायने रखता है उनका रहना होना। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, और भावनाएं जो है सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षक जो है बच्चों को प्रयोग करने के विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन भी प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 22, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यह एक रेखीय प्रक्रिया है, जो कि बात गलत है। उसके बाद जो ये तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। तो बी सी डी जो है करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, की किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से जो है किशोरावस्था में प्रत्येक प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। तो वे मूल्यांकन जो प्रक्रिया में बच्चों को शामिल करते हैं, बिल्कुल बात सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये पॉइंट भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रश्न नहीं, ये नहीं सही होगा, सी और ए बी डी बिल्कुल सही होगा, जो कि राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 25, जो है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2, कि छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर क्या करना, शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में क्या करें, प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है यहाँ पर, कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में क्या रखती है, रुचि रखती है। तो यहाँ पे जो है वो बाहरी रूप से क्या है, प्रेरित है, क्योंकि वहाँ पर पुरस्कार की बात की जा रही है, नगद पुरस्कार जीतने की बात की जा रही है। तो बाहरी रूप से क्या है, वो प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 27, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 6, टू किल अ मेकिंग बोर्ड में लेखिंग प्रतीकवाद का कैसे उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होगा, कि जिन प्याजे का मानना था कि ज्ञान जो है क्या है, तो अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत से निर्मित होता है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 के पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, यानी पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बच्चे क्या करते हैं, बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी ज्ञान का निर्माण। तो बिल्कुल बात सही है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है, यानी क्यों जो है कि कैरोल गिलिगन ने जो है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास को सिद्धांत को जो है कि क्रिटिसाइज किया था। तो उसमें जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 की देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन जाता है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों सीडीपी का, तो कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतने ही अधिक जो है संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा आपका ये, यानी कि ट्रू है बिल्कुल। उसके बाद बुद्धि लब्धि की गणना सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, पर इसकी व्याख्या सही नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा सीडीपी का जो है कि एनालिसिस। तो इसमें उम्मीद है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे थे जो है कि ज़्यादा जो है कि डाइवर्ट कर रहे थे इधर उधर, ठीक है, सोचने में दिक्कतें आ रही थी उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट अच्छा हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दूसरे पेपर के एनालिसिस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो ओके।